हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे प्रीवियस चैप्टर थे उसमें हमने गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन से समझा कि हाँ हमारा पाइथन क्या है, किस तरह से हमें चीज़ें समझ में आई। हमने मतलब उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने देखा कि किस तरह से चीज़ें जो है एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरह से हम कोड लिख रहे हैं और वो एक ही फ्लो में क्या है कंट्रोल होकर चल रही है। पर उसी के साथ साथ अब अगर हम देखें कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम छोटे छोटे कोड बनाते हैं तो ठीक है, फिर तो हमने 2-4 लाइनें लिखी और हो गया हमारा। पर अगर क्या हो, अगर हमें एक बड़ा कोड दे दिया जाए, एक प्रोग्राम दे दिया जाए जिसमें हमें लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत है। मान लो कि 10-15 लाइन, 20-25-30 लाइन या आपको 50 लाइनें लिखनी पड़ रही है अपने कोड के अंदर। तो उसके अंदर क्या है कि अगर कहीं पे एरर हो गई तो उसको डीबग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या अगर आपको एक जो आपने कोड लिखा, अब आपको वही कोड की जरूरत अपने दूसरे किसी प्रोग्राम में पड़ रही है तो आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। अगर आप पाइथन का नॉर्मल यूज कर रहे हो, अगर फंक्शन नहीं होते तो क्या होता, आप किसी भी कोड को रीयूज नहीं कर पाते। तो फंक्शंस का काम क्या है, इसके इंट्रोडक्शन से हम समझते हैं। तो फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि फंक्शंस जो है वो किस काम के लिए आते हैं, क्यों इनकी यूज हमें पड़ी और ये है क्या और किस तरह से काम करते हैं। सो टिल नाउ we have written some program and might have realized that as the problem get complex, the number of lines in a program increases, which make the program look bulky and difficult to manage. Consider the following problem statement. अच्छा ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2-3 लाइन लिखी और इस प्रोग्राम को रन किया तो ये क्या है, ये तो ठीक है, हमने कोड लिखा, आपने 2 चीजें फिर से प्रिंट करा लिया। पर अगर क्या होगा, अगर हमें एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिख रहा है, उसमें बहुत सारी लाइन्स है, अब उसमें क्या है, ये अगर ऐसा ही रहा तो यानी कि अगर क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा कि अगर हमारा प्रोग्राम क्या होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो उसकी नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होगा तो उसकी नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उसको मैनेज करने में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वो देखने में क्या लगेगा, काफी बल्कि लगेगा और वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज। यानी कि अगर एक प्रोग्राम हमने लिखा, अब इसका मान लो कि ये हिस्सा, अब चाहे ऊपर कितनी भी लाइनें लिखी हुई है, ये नीचे कितनी भी लाइनें लिखी हुई है, पर मान लो हमें सिर्फ बीच का ये वाला हिस्सा दोबारा किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन नहीं होते तो क्या करते हैं, दोबारा से इस कोड को बैठ के लिखते हैं। पर अगर फंक्शंस हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको कोड को डिफाइन करेंगे और इसी फंक्शन को इस दूसरे प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लेंगे। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमने एक जगह पे कोड बना लिया है और उसको डिफाइन कर दिया, तो फंक्शंस का काम क्या है, फंक्शंस एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर उसको कॉल करके हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फंक्शंस क्या करते हैं, हमारे लिए काफी रीयूजेबल काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो एक टेंट है, अब उस टेंट में क्या है, टेंट में 2 शेप्स हमें दे रखी है। एक तो नीचे क्या है, एक तो सिलेंड्रिकल शेप है और उसके ऊपर क्या है, कोनिकल शेप है। तो अगर देखोगे तो कोनिकल शेप और सिलेंड्रिकल शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2 शेप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन दोनों शेप्स का एरिया निकालना है। तो क्योंकि जो टेंट बनेगा वो तो एक कैनवस के कपड़े से बनेगा ना, तो यहाँ पे इन दोनों का एरिया हमें चाहिए। उसके बाद जो एरिया यहाँ पे लगा तो उस कैनवस के कपड़े का हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो वो प्राइस हम एरिया निकाल के ही निकाल सकते हैं। और फिर जो हमने प्राइस निकाल लिया उसमें से हमें 18% का क्या देना है, टैक्स वहां पे देना है। तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। तो ये किस तरह से होगा और इसका फंक्शन हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो क्या है, हम पढ़ना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। एक बार विदाउट फंक्शन का यूज करके देखेंगे और एक बार विद फंक्शंस के साथ इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेएबल अमाउंट फॉर द टेंट। यानी कि हमें क्या करना है, हमें एट द एंड हमें अमाउंट ही निकालनी है। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकाल के 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है उसको हम टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो टोटल प्राइस आ गया उसमें से हमें 18% का टैक्स निकालना है। तो अब देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वो जो इसकी हाइट, इसका रेडियस, इसकी स्लेंथ हाइट, ये सारी जो वैल्यूज है ये सब देख लेते हैं। तो देखो प्रिंट करेंगे यहाँ पे एंटर वैल्यूज फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। एक बार क्या करेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए, तो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ तो चाहिए हमारा रेडियस और इधर चाहिए हमें अपनी हाइट। तो पहले एच यानी कि हमारी हाइट हो गई। तो अब हाइट हमारी पॉइंट में भी हो सकती है 2.3 मीटर हो,
है ना, या फिर 4.7 मीटर हो, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू में लेकर के फ्लोट वैल्यू लेंगे। फ्लोट इनपुट एंटर हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट निकालेंगे। फिर आर यानी कि रेडियस, तो फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस, ये हमने क्या करा, सिलेंड्रिकल पार्ट की जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो निकाली। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे हमारा कोन भी था, अब कोन के नीचे हमारा सिलेंड्रिकल था और सिलेंड्रिकल पार्ट था, तो सिलेंडर का जो रेडियस था वही हमारे कोन का भी रेडियस है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, कोन का रेडियस नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ कोन की जो स्लैंट हाइट है वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो स्लैंट हाइट होती है एल से डिनोट करते हैं हम स्लैंट हाइट को, तो एल के अंदर हमने क्या सेव करा दिया, एल इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ इन मीटर्स। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। उसके बाद अभी हमने सिर्फ वैल्यूज निकाली है। अब हम क्या करेंगे, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोनिकल पार्ट का और सिलेंड्रिकल पार्ट का, वो दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। उसके बाद हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई को, 3.14 इंटू आर हमारा रेडियस और एच हमारी हाइट। तो ये क्या हुआ, ये अभी हमने एरिया निकाला। एरिया निकालने के बाद अगर हमें टोटल एरिया निकालना है कि मान लो कि आपका जो भी प्राइस है, अभी आपकी कैनवस है, इसका ये कोनिकल पार्ट और ये सिलेंड्रिकल पार्ट, अब जो आपका प्राइस लगा, जो आपका टोटल एरिया गया टेंट को बनाने में, वो तो कोनिकल प्लस सिलेंड्रिकल है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कैनवस एरिया, जो टोटल कैनवस एरिया है वो क्या होगा हमारा एरिया ऑफ कोनिकल प्लस में हमारा जो सी एस है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, उन दोनों को ऐड करके आएगा। तो उसके नीचे क्या प्रिंट करा लेंगे, उसके नीचे प्रिंट करा लेंगे प्रिंट द एरिया ऑफ कैनवस इज कैनवस एरिया मीटर स्क्वायर। तो आई होप समझ में आएगा कैनवस एरिया, यहाँ से हमने इसका नाम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, टोटल एरिया निकाल लो। अब मान लो 1 मीटर स्क्वायर जो है हम उसका प्राइस 2.3 रुपीज रख रहे हैं, और मान लो कि हमारे जो टोटल एरिया आया है वो आया है 27.3। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इतना जो है हमारा कैनवस का एरिया आया है 27.3 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता करना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए लग रहे हैं, 2.3 रुपए लग रहे हैं, तो 27.3 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे, कैनवस को खरीदने के लिए पैसे रखते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 27.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 से। तो इससे हमारी क्या आएगी, जो प्राइस है वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैनवस में लगने वाला प्राइस कितना है। जो हमने ये जो कैनवस लिया है इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो ये पता लगेगा। तो टोटल प्राइस हम यहाँ पे लिख लेंगे। आई होप समझ में आएगा प्राइस किस तरह से निकाला। फिर यहाँ पे टोटल प्राइस क्या होगा, टोटल प्राइस होगा आपका यूनिट प्राइस इनटू कैनवस एरिया। जैसे मैंने कहा कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का 2.3 है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जो यूनिट प्राइस है यानी कि ये 2.3 का 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैनवस एरिया। तो इस तरह से आपका टोटल प्राइस निकल जाएगा। टोटल प्राइस आने के बाद प्रिंट करा लेंगे हम कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इज टोटल कॉस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, जो टैक्स हमें निकालना था एट द एंड, हमें निकालना तो टैक्स ही था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स क्या था हमारा, टैक्स इज इक्वल टू 18%। तो 18 किसका परसेंट, जो टोटल कॉस्ट आई है आपकी उसका 18%, तो 18/100। तो टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 18/100। तो यहाँ पे बाय 100 ना करके हमने क्या किया, टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, इसको डिवाइड कर दिया, तो 0.18 आ गया। तो इस तरह से आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, फिर नेट प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स, यानी कि जो आपकी नेट प्राइस लग रही है वो कितनी लग रही है, जो आपकी टोटल कॉस्ट आई थी जो आपने यहाँ से निकाली थी, प्लस जो आपका 18% का टैक्स है वही क्या है, आपकी नेट प्राइस है। और फिर आप यहाँ पर नीचे प्रिंट करा सकते हो कि यहाँ पे आपने क्या किया, और यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंट नेट अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नेट अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नेट प्राइस। ये आपने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो ये अभी अगर हम देखें तो पूरा प्रोग्राम जो है वो हमने अच्छे से निकाल लिया। सबसे पहले हमने एरिया फाइंड किया, एरिया फाइंड करने के बाद हमने जो कॉस्ट थी कैनवस की वो निकाली, कॉस्ट निकालने के बाद मानो हमने टैक्स निकाल लिया। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे फाइंड करी। पर अगर सोचो ये तो अब एक प्रोग्राम हमने बना लिया, पर मान लो कि अगर हमें दोबारा से, मतलब मान लो जिस भी कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया था टेंट बनाने का, अब मान लो उसने कह दिया कि जैसे कौन पार्ट था ना यहाँ पे, अब नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट था पहले, पर मान लो उसने कहा कि ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पे मत रखो, अब आप क्या कर दो, यहाँ पे क्यूब बना दो। बस यहाँ पे कोन पार्ट रहना चाहिए और आधे में क्या रहना चाहिए, आधे में क्यूब रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा टैक्स आपका अभी भी 18% का है, तो हम देखेंगे कि कोन वाली चीजें तो सेम ही है,
जैसे हमने कोन के लिए जो जो चीजें लिखी थी वो तो सेम है, और हमने जो टेक्स्ट के लिए चीजें लिखी थी वो भी 18% का ही है, तो वो भी सेम है। बट अब हमें यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या करना है, चेंज करना है हमें क्यूब वाला पार्ट। तो यानी कि अब इस कोड में क्या है, इसे इरेज करना है। अब इस कोड में क्या है, अब इस कोड में काफी सारी चीजें सेम है। जो हमारे दो ब्लॉक्स थे, हमारा टेक्स्ट का और एरिया का, जिसमें से कोनिकल पार्ट का एरिया क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो तो सेम है, बस हमें क्यूब वाला पार्ट बदलना है। तो दो चीजें तो सेम है ना। पर अगर हम नया प्रोग्राम बनाएंगे और फंक्शंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक भी फंक्शन को डिफाइन नहीं करा, तो नए प्रोग्राम के लिए हमें दोबारा से कोनिकल पार्ट को और टेक्स्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, और जो क्यूब था वो तो अलग से बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा नुकसान हो जाता है कि अगर हम क्या करें, फंक्शंस डिफाइन ना करें। अगर फंक्शन डिफाइन किया होता तो हम टेक्स्ट वाले को सिर्फ उसके नाम से कॉल कर लेते, और जो क्यूब वाला पार्ट था उसको भी सिर्फ उसके नाम से कॉल करके बुला सकते थे। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर जो फंक्शंस हैं वो काम करते हैं। तो देखो, तो हमने फंक्शंस में क्या किया, यहाँ पर 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। एक सिलेंड्रिकल वाला पार्ट, दूसरा हमारा कोन वाला पार्ट, और उसके बाद हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट। अगर तीनों डिफाइन किए होते तो दोबारा से रीयूज कर सकते थे। तो अब देख लेते हैं कि फंक्शंस किस तरह से काम करता है। ये तो हुआ उसका इंट्रोडक्शन विदाउट फंक्शन। एक बार फंक्शंस के साथ उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शंस में क्या दे रखा है, फंक्शंस में दिया है, इन प्रोग्रामिंग द यूज ऑफ फंक्शन इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। यानी कि फंक्शंस का हम यूज क्यों करते हैं, टू अचीव मॉड्यूलरिटी। हम दो चीज अचीव करने के लिए फंक्शंस का यूज करते हैं। एक तो होती है हमारी मॉड्यूलरिटी, दूसरी होती है रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलरिटी क्या है कि जब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में अपने फंक्शंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था कि एक बार एरिया में, एक बार टोटल कॉस्ट में, और जो कैनवस की जो प्राइस थी उसमें, और लास्ट में अपने टेक्स्ट में। तो हमने क्या कर दिया, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था, अपने फंक्शन को, अपने कोड को। हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया था, पर ब्लॉक्स को डिवाइड इसी तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एक पूरे बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको छोटे छोटे प्रोग्राम में हमने बना दिए, तो वो होती है मॉड्यूलरिटी। रीयूजेबिलिटी यानी कि अब इन ब्लॉक्स को आप क्या कर सकते हो, किसी और प्रोग्राम में दोबारा से रीयूज कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शंस यूज किस तरह से किए जाते हैं कि हमने अपने फंक्शन को एक नाम दे दिया, उस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिख रखे अपने प्रोग्राम में, हमने इसको क्या किया, डिफाइन करके एक नाम दे दिया, और उसके बाद जो भी ये हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसका यूज करेंगे और क्या करेंगे, आगे इसके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो काम आता है। दूसरी चीज, फंक्शन क्या करता है, हम फंक्शन को जितनी बार भी कॉल करेंगे उतनी बार ये रिपीट होकर हमारे लिए आएगा, और उतनी बार हमारे लिए काम करेगा। हमें बार बार फंक्शन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देंगे तो वो कॉल होकर हमारे पास आ जाएगा, और अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। पर पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या बोला है, देखो जो ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था वही एग्जाम्पल ये भी है, जो 10th वाला एग्जाम्पल था। बस पिछली बार यहाँ पे क्या था, जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं किए थे, इस बार यहाँ पे फंक्शन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने वहाँ पे क्या किया था, अपना वो सिलेंड्रिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट की इंफॉर्मेशन निकाली थी। तो जैसे कि उसका एरिया निकालना, फिर उसकी कॉस्ट, और फिर उसका टैक्स, तो ये तीन चीजें निकाली थी। तो इसे रेज करते हैं। अब ऐसा ही हम यहाँ पे सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, डेफ डिफाइन करने के लिए CYL सिलेंडर का नाम दे दिया। अब हमें चाहिए क्या क्या, हाइट और रेडियस। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, और कॉलन लगा के हमने क्या कर दिया, इसे एंड कर दिया। जब भी हम फंक्शन बनाएंगे तो एट द एंड क्या लगाएंगे, उसमें कॉलन हमेशा ऐड करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, एरिया। तो एरिया का नाम हमें देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू भी तो सेव कराओगे ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने उसका नाम दे दिया एरिया CYL, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके फॉर्मूले से, 2πRH के फॉर्मूले से। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। और जो आपका रेडियस और हाइट होगी वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू खुद ही डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपने फंक्शन लिखा, उसके बाद आपने उसका जो काम कराना था वो लिखा, उसके बाद क्या करोगे, आप उसको रिटर्न कराओगे। अब वैल्यू भी तो आपको कहीं ना कहीं लिखनी पड़ेगी ना, तो रिटर्न कराओगे उसको एरिया सिलेंडर को। जो एरिया सिलेंडर की जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करा लेंगे हम, ताकि हमें आंसर मिल जाए। उसके बाद हमें दूसरा फंक्शन डिफाइन करना है। ये क्या था, सिलेंडर वाले पार्ट का हमारा कहते हैं कि फंक्शन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अपने कोनिकल पार्ट के फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, डेफ लगा के कोन की जगह क्या लिख लेंगे, COL लिख लेंगे। कोन में हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, स्लेंट हाइट, और उसके बाद क्या चाहिए, इसका रेडियस। तो रेडियस तो दोनों में क्या होगा,
सेम ही होगा। तो एरिया आप क्या होता है हमारे कोन का 3 पाई आर एल होगा, 3.14 पाई की वैल्यू है। तो पाई आर एल हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो कोन वाला पार्ट है उसका भी एरिया हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे। तो कोन का एरिया रिटर्न हुआ। उसके बाद यहाँ पे 2 फंक्शन डिफाइन हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे टैक्स वाले जो काम था वो यहाँ पे करना है। टैक्स के लिए क्या करेंगे, हमने अपने टैक्स का नाम डिफाइन कर दिया। सो डेफ पोस्ट टैक्स प्राइस कॉस्ट, यानी कि जो भी आपका टैक्स प्राइस है वो कहाँ से आएगा, कॉस्ट से आएगा। तो वो हमने वैल्यू डाली। उसके बाद टैक्स आपका कितना होना चाहिए, 18% का। तो 0.18 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी जो नेट प्राइस है वो क्या है, आपकी कॉस्ट प्लस टैक्स, और रिटर्न करा लोगे आप अपने नेट प्राइस को। तो इससे क्या हुआ, आपने 3 फंक्शन डिफाइन करने, देखो सिलेंडर वाला, कोन वाला और टैक्स वाला। अब मान लो अगर आपको कहीं पे दूसरे फंक्शन की, इनमें से किसी भी फंक्शन की जरूरत पड़ जाए तो आप सिर्फ उसका नाम वहां पे कॉल करोगे, जैसे इसका नाम या फिर इसका नाम या फिर ये पूरा नाम। अगर सिर्फ ये नाम डिफाइन कर दोगे तो आपको नीचे वाला कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम से ही क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। इसे इरेज करते फटाफट से आगे समझते हैं कि क्या बोल रखा है इसमें। तो देखो ये हमने फंक्शन डिफाइन करे। फंक्शन डिफाइन करने के बाद वैल्यूज तो हमें यूजर से ही एंटर करानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, वैल्यूज एंटर कराने के लिए यूजर को ऑप्शन देंगे। h इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट हाइट, r इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट रेडियस। फिर उसके बाद अब हमारी जो ये था हमारा फंक्शन, हमने उसको कॉल किया सिलेंडर वाले को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA/CYL यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो फंक्शन है उसका नाम से हमने कॉल कर लिया। हमने जो सिलेंडर का कोड बनाया था उसमें फंक्शन किस नाम से डिफाइन किया था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने सिलेंडर का नाम किससे डिफाइन कर रखा है, CYLHR। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। तो बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी CS से सिलेंडर हमने अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो क्या होगा, जो उसका वो जो हमने काम दिया था उसमें एरिया निकालने का, वो यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। तो सिलेंडर का निकाला। अब हमें क्या चाहिए, हमारे कोन की स्लैंट हाइट चाहिए। तो L इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल एरिया इन मीटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो कोन का एरिया है वो निकालना है। तो CS से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर उसके बाद उसके फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, उसके फंक्शन को कॉल करेंगे। डिफाइन क्योंकि ऊपर कर चुके हैं, तो कॉल करने के लिए उसका नाम लिख देंगे कॉन और L और R। तो इससे क्या होगा, फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। जो फंक्शन का नाम होता है उसी को अगर आप दोबारा लिख दो तो फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये काफी आसान है उसे कॉल करना। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया निकल गया। तो कैनवस का एरिया क्या होगा, कैनवस का एरिया होगा टोटल एरिया। तो CS से सिलेंडर प्लस CS से कॉन, तो इससे क्या होगा, टोटल एरिया आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट करा देंगे अपना टोटल एरिया क्या है हमारा, कैनवस एरिया के बराबर है, मीटर स्क्वायर यहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद प्राइस निकालने के लिए तो सेम करेंगे, यूनिट प्राइस जो है वो इनपुट करेंगे यूजर से। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या होगी, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैनवस का टोटल एरिया। फिर प्रिंट करा देंगे कि टोटल जो कॉस्ट आई है आपकी, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले क्या थी, टोटल कॉस्ट थी, और टैक्स के बाद क्या है आपकी टोटल कॉस्ट प्लस आप क्या करोगे, उसमें आपका जो टैक्स है वो उसमें ऐड कर दोगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, आपकी नेट प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ, फंक्शंस के साथ में इस तरह से प्रोग्राम डिफाइन हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन से डिफाइन करने का, कि आपने डिफाइन कर दिया। अब अगर आपको दोबारा इस फंक्शन को यूज करना है तो आप इसका सिर्फ नाम लिख के से क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। दोबारा से उसके अंदर कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, इसका एक फायदा है। अब एडवांटेज अगर हमें देख रहे हैं कि फंक्शंस के एडवांटेज क्या होता है, तो देखो पहला क्या रखा इसमें, इंक्रीज रीडेबिलिटी particularly for longer code as by using functions by the program is better organized and easy to understand। यानी कि क्या करेगा, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। जो लंबा चौड़ा कोड है, एक मिनट बस, ये जो इतना लंबा चौड़ा कोड हमने इतनी सारी लाइनों में लिख दिया, अब इसको अगर हमने फंक्शंस में क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। यानी कि अगर इसके कुछ कुछ पार्ट्स को हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है अपने फंक्शंस में, तो उसका काम क्या होगा, हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे मान लो इतना हिस्सा आपने फंक्शंस में डिफाइन कर रखा था, अगर आपको इसे रीयूज करना है तो रीयूज भी कर पाओगे। तो ये क्या करेगा, आपके लॉन्गर कोड को यहाँ पे फंक्शन क्या करता है, बेटर वे में ऑर्गेनाइज करता है, और आप उसे इजीली समझ पाओ, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा ना फंक्शंस। तो इसलिए वो उसमें भी क्या करता है, हमारा जो फंक्शन है वो काम आता है। दूसरी चीज क्या करिए, रिड्यूस करता है कोड की लेंथ को। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, अब सेम प्रोग्राम मुझे नीचे जाके कहीं पर मान लो कि आपने इस कोड को यहाँ पे क्या किया, डिफाइन नहीं किया, तो आप कॉल कर ही नहीं सकते इसको दोबारा। यहाँ पे पहले अगर डिफाइन किया तो दोबारा कॉल करके यहाँ पे आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ उसका नाम जो है वो लिख सकते थे। तो यहाँ पे फंक्शंस क्या करेंगे, अगर हमने नाम नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे भी प्रोग्राम लिखना पड़ा कोड उसका, फिर यहाँ पे भी कोड लिखना पड़ा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस प्रोग्राम की जो लेंथ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
पर अगर क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे फंक्शन एक बार डिफाइन कर दिया, अब मान लो आपने इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो नीचे सिर्फ क्या करोगे, इसको कॉल करोगे और फिर आपका काम क्या हो जाएगा, इजीली परफॉर्म हो जाएगा कि आपने फंक्शन डिफाइन किया था, उसको आपने इसके नाम से कॉल करके दोबारा से रीयूज कर लिया। तो यानी कि उससे क्या हुआ, इसकी कोड की जो लेंथ है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। दूसरी साथ में आप क्या है, आप इसकी रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, दोबारा से यहाँ पे क्या कर लिया, रीयूज कर लिया, तो इससे इसकी रीयूजेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा। अब साथ में इसके साथ में दूसरी चीज क्या करके, वर्क कैन बी इजिली डिवाइडेड अमंग टीम मेंबर्स एंड कंप्लीटेड इन पैरेलल। जैसे मैंने कहा कि एक ब्लॉक ये बनाया, दूसरा ब्लॉक ये बनाया, तीसरा ब्लॉक ये बनाया, तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, अपने काम को यहाँ पे इजीली यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ब्लॉक्स में आपने इसे डिवाइड कर दिया, तो जिसकी वजह से इजीली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, पैरेलली आप साथ में और प्रोग्राम्स को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, क्योंकि अब आपने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया तो इसको परफॉर्म करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारे कह सकते हैं बेनिफिट्स है हमारे फंक्शंस के, उसकी एडवांटेजेस है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि हमारी जो पाइथन लाइब्रेरी है उसमें क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे उसके बिल्ट इन फंक्शंस है जो हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, उन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और मान लो अगर आप एक नया प्रोग्राम बना रहे हो और उसमें आपको कोई नया फंक्शन डिफाइन करना है जो पाइथन लाइब्रेरी में नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, जो यूजर है वो उस फंक्शन को खुद डिफाइन करेगा और उसका काम करेगा। तो वो जो फंक्शन हम खुद से बनाते हैं विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द पाइथन लाइब्रेरी, तो वो फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी रीयूजेबिलिटी की तरह ही हमारे काम आते हैं, लेकिन उनको हम रीयूज कर सकते हैं, ये कोड की लेंथ को रिड्यूस करेंगे, यानी कि इनका काम भी सेम होगा, बस क्या होंगे, ये पाइथन लाइब्रेरी से नहीं होंगे, हम इन्हें खुद डिफाइन करेंगे। तो ये क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब कोई फंक्शन जो है वो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम एक फंक्शन बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेफ लिखना पड़ेगा, डिफाइन करने के लिए डेफ लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद हमने फंक्शन का नाम आपको देना पड़ेगा। नाम देने के बाद आप क्या करोगे, पैरामीटर्स दोगे। जैसा हमने देखा था कि हमने क्या किया, जब सिलेंडर वाला एरिया निकाला या कोन वाला निकाला तो हमने डेफ किया, फिर मान लो कोन लिखा और उसके अंदर फिर हमने पैरामीटर्स डाले, उसकी स्लेंथ हाइट, उसका रेडियस, तो ये सारा। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, फिर उसमें आपको उसका नाम देना है और फिर उसमें पैरामीटर्स उसकी वैल्यू डालनी है। उसके बाद आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और जब आप उसे कॉल करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, दोबारा से वहां पे उसका जो काम है वो करना शुरू कर देगा, उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हमने क्या रखा है, द इनक्लोज आइटम इन हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर उसके अंदर कोई आइटम हमने इनक्लोज कर रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर्स कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम दिया और उसके अंदर पैरामीटर्स डाले, और अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका पैरामीटर कहेंगे। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे क्या रखिए, एंड देयर ऑप्शनल, यानी कि पैरामीटर्स डालना क्या होता है, ऑप्शनल होता है, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो हमेशा लास्ट में क्या करोगे, कॉलन का यूज करोगे। अगर कॉलन यूज नहीं करोगे तो इंडेंटेशन नहीं आएगा और उसके बाद फिर आपका जो प्रोग्राम है वो ढंग से रन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंडेंटेशन एरर आ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, कॉलन का यूज करना है एट द एंड। आपने फंक्शन लिखा, डिफाइन किया, उसका नाम लिखा, लास्ट में कॉलन लगा दिया, तो इस तरह से करोगे। उसके बाद जो फंक्शन का नाम देते हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। वो आपका कोई जो कीवर्ड है ना हमारा, जैसे ट्रू हो गया या फिर हमारा प्रिंट हो गया, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स है उनको आप यूज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफायर्स का जैसा नाम जो हमने रूल पढ़े थे कि आइडेंटिफायर किस तरह से लिख सकते हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह यहाँ पे आपको फंक्शन के भी नाम लिखने होता है। जो आइडेंटिफायर्स के रूल थे वही फंक्शन के भी रूल है। और उसके बाद लास्ट में क्या रखा है कि द स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन विल नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन। जैसे आपने क्या करा, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया, फिर कॉलन लगाया, फिर इंडेंटेशन देने के बाद आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा और फिर दोबारा से आपने क्या किया, इंडेंटेशन हटा के यहाँ से लिखना शुरू किया। तो फंक्शन के अंदर वाला पार्ट सिर्फ इतना है। उसके अगर इंडेंटेशन के बाहर आ गए तो फिर वो क्या है, फंक्शन का पार्ट नहीं कहलाएगा। तो यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो फंक्शन का पार्ट नहीं है, सिर्फ फंक्शन के अंदर इतना इतना हिस्सा ही आता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि इंडेंटेशन का कितना बड़ा रोल है एक फंक्शन के अंदर। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि मान लो हमें दो नंबर्स को ऐड करना है और डिस्प्ले करना है उनके सम को, उनके जो भी ऐड करके आंसर आया उसको शो करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन किस तरह से डिफाइन करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे डिफाइन कर लिया ऐड नम से, यानी कि डेफ डिफाइन, हमने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड नम। उसके बाद कॉलर लगा के उसे नीचे इंडेंटेशन देके लिखा एफ नम इज इक्वल टू हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने एंटर करा लिया, सो इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद एस नम में हमने क्या सेव कराया, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों नंबर ऐड करा दिए, फिर उसको यहाँ पे हमने सम कराया, यानी कि फर्स्ट नंबर एफ नम प्लस सेकंड नंबर एस नम
दोनों को ऐड करा के उसकी वैल्यू किसके अंदर सेव करा ली, सम के अंदर, और फिर लास्ट में क्या करा, प्रिंट करा लिया इसकी वैल्यू को। हमने लिखा प्रिंट द सम ऑफ एफ नम एंड एस नम इज, हमने क्या लिखा, सम के अंदर उसका एडिशन करने वाला आंसर किसके अंदर से, वो है सम के अंदर, तो इज सम। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम क्या है देखो ध्यान से, तो वो है ऐड नम। तो फंक्शन को कॉल भी कैसे करेंगे, उसके नाम से, ऐड नम। तो अब क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो गया, यानी कि पता चल गया कि अब उसे अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो फिर वो क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर 6 है, सो द सम ऑफ 5 and 6 is 11। तो इस तरह से क्या हुआ, ये काम करना शुरू हो। अब आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या रखा है। तो पैरामीटर्स तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब वैल्यू को सेव करते हैं तो वो क्या होता है, पैरामीटर्स। पर आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो अगर हम ऊपर के एग्जांपल्स को ही देखें तो उसमें क्या है, अगर हम देखें कि क्या रखा है, एन आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल विच इज रिसीव्ड इन कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स डिफाइंड इन अ फंक्शन हेडर। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब मैंने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, अब जब हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को किसी दूसरे टाइम पे हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं, तो तब जब हम क्या कर रहे हैं, जब नई वैल्यूज उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, यानी कि वो फंक्शन क्या कर रहा है, दोबारा से कॉल होने के बाद कुछ नई वैल्यूज को रिसीव कर रहा है, तो उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट कहेंगे। पर जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रहा था, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर where n is passed as an argument। यानी कि हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें क्या हमें क्या करना है, जो शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स है उनको ऐड करके हमें उसको डिस्प्ले करना है। पर ये जो n है ये कौन डिफाइन करेगा, ये यूजर डिफाइन करेगा कि कितने नेचुरल नंबर को वो ऐड करवाना चाहता है। मतलब 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर, तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो डेफ सम स्क्वायर, और n से हमने क्या करा, यहाँ पे एक पैरामीटर डाल दिया, फिर फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसका नाम डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिलहाल हमारा सम क्या है, 0 के बराबर है, तो सम इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर i इन रेंज 1,n+1। अब हमें एक बात पता है, मान लो यूजर ने कहा कि उसे 10 नेचुरल नंबर को क्या कराना है, ऐड कराना है, तो अब रेंज कहाँ तक चलेगी, अगर हम लगा रहे हैं तो 0 से 9 तक चलेगी, तो हमारी रेंज कहाँ तक जाएगी, सिर्फ 9 तक ही जा पाएगी, क्योंकि रेंज हमेशा कहाँ तक चलती है, 1 कम तक चलती है। तो हम तो अगर यूजर ने कहा 10 को ऐड कराओ, तो हम तो 10 को ऐड करा ही नहीं पाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब सम की वैल्यू देंगे और रेंज लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 1,n+1 लिख देंगे, ताकि जो भी यूजर ने रेंज कही है, मान लो 10 कही है, तो वो क्या हो जाए, यहाँ पे 11 हो जाए, और 11 हो जाएगी तो 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक यहाँ पे रेंज हमारी कंटिन्यू होगी। तो हमें यही चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पे n+1 लिख दिया। उसके बाद अगर बात करें तो क्या करेंगे, उसके बाद प्रिंट करा देंगे, प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, सम के अंदर उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी, क्योंकि अब देखो जैसे हमने रेंज लिखी, तो सम क्या हो जाएगा, सम प्लस i। मान लो अभी रेंज 1 है, फिर रेंज 2 होगी, तो सम क्या हो जाएगा, सम अभी 0 है, तो 0 प्लस मान लो रेंज आई 1, तो सम हो गया हमारा 1। फिर 1 के बाद अब मान लो आई में हमारी रेंज आई 2, तो अब क्या हो जाएगा, 1 + 2 3। तो इस तरह से हमारे जो सारे नेचुरल नंबर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होकर हमें मिल जाएंगे, और इनकी वैल्यू किसके अंदर सेव हो गई, सम के अंदर सेव हो गई। तो प्रिंट करा लेंगे ना, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज सम। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल जो है वो पूरी तरह डिफाइन हो गया। अब अगर बात करें यहाँ पे दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया, तो कॉल भी करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल कहाँ पर कर रखा है, फंक्शन कॉल कर रखा है हमने यहाँ पर, ये देखो आपने क्या करा, एक तो ये सब प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद हमको नंबर द यूजर से ही एंटर कराना है, तो एंटर कराओगे num इज इक्वल टू int input enter the value for n। यानी कि उसको कितना बड़ा पैरामीटर चाहिए, 10 नंबर ऐड कराने, 100 नंबर ऐड कराने, तो उसके लिए हमने n की वैल्यू मांगी यूजर से। यूजर की n से वैल्यू मांगने का मतलब क्या है, अब हमने जो n की वैल्यू है वो किसके अंदर सेव करा ली है, ध्यान से देखना, n की वैल्यू हमने सेव करा ली है num के अंदर। तो यानी कि n क्या हो गया, अब num के बराबर हो गया। तो इसलिए हमने फंक्शन को जब कॉल किया, यहाँ पर हमने क्या किया था, सम स्क्वायर n लिखा था। अब यहाँ पे जब हमने फंक्शन को कॉल किया उसके नाम से, तो सम स्क्वायर नम करके कॉल किया, पर कोई एरर नहीं आई, क्योंकि नम में ही क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे सेव है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में सेम हो जाएंगे और हमारा फंक्शन जो है वो इजीली काम करेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन कॉल होने के बाद उसने वैल्यू रिटर्न करके दे दी। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखें, जिसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नंबर दे रखा है, मतलब जो भी नंबर आपको मिलेगा उसको आपको क्या करना है, 5 से इंक्रीज करना है, यानी कि 5 नंबर से उसको इंक्रीज करना है, उसकी इंक्रीमेंट करनी है। फिर उस नंबर को उसकी जो आईडी है, जो पहले वाली आईडी थी, और जो +5 करने के बाद जो आईडी है वो आपको शो करनी है। यानी कि एक तो नंबर आपको जो दिया यूजर ने वो
फिर उसमें 5 ऐड कर दो अपनी तरफ से, फिर उसके बाद जो उसकी प्रीवियस आईडी थी और फिर जो उसमें 5 ऐड करने के बाद नई आईडी है वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, शो करनी है। तो ये फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, डेफ INCR यानी कि इंक्रीज के लिए लिखा है हमने डेफ इनकर वैल्यू नम। फिर उसमें आपने क्या किया, प्रिंट कराया पैरामीटर, प्रिंट कराएंगे पैरामीटर नम हैज वैल्यू नम, नम आईडी नम, यानी कि जो आपका नंबर है उसमें आपने क्या किया, उसका नंबर लिया और फिर उस नंबर की आईडी वो आपने क्या करी, यहाँ पे प्रिंट कराई। फिर आपने क्या किया, ये तो था आपका ऐड करने से पहले, पर ऐड करने के बाद भी हमें चाहिए तो नम में हम क्या कर देंगे, नंबर में 5 को ऐड कर देंगे। तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 5 ये हमने किया। फिर उसके बाद प्रिंट कराएंगे जो आपका इंक्रीमेंट वाला नंबर है, यानी कि नम इंक्रीमेंट बाय 5 इज नम, यानी कि जो आपने 5 से उसे इंक्रीज कर दिया तो उसकी वैल्यू किसके अंदर सेव है, नम के अंदर सेव है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको लिखोगे और फिर उसकी जो नई आईडी जो अब बनी है तो एन नाउ आईडी इज, जो अब नई आईडी बन के आई है वो क्या है, आईडी नम। तो वो आप यहाँ पे क्या करा लोगे, प्रिंट करा लोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यूजर से नंबर लोगे तो नंबर, अब जब आपका फंक्शन सिर्फ यही तक है क्योंकि इंडेंटेशन के बाद यहाँ से आपकी नई चीज शुरू हो गई तो आपका फंक्शन का पार्ट नहीं है, फंक्शन आपका सिर्फ यहाँ तक था। फिर आप क्या करते हैं, सेव करते हैं पहले और फिर समझते हैं। यूजर से हमने क्या लिया, नंबर ले लिया, फिर उसके बाद उसमें क्या करा हमने, प्रिंट कराया। यहाँ पे पहले तो एंटर करा लिया कि इंट इनपुट एंटर और नंबर, फिर प्रिंट कराएंगे द आईडी ऑफ आर्गुमेंट नंबर इज आईडी नंबर, यानी कि जो भी नंबर आपको दिया गया है आर्गुमेंट में उसकी आईडी ये है। और फिर लास्ट में क्या किया, हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का जो नाम था वही हमने नीचे लिख दिया कि इनकर वैल्यू नंबर। तो उससे क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है, फिर ये जो फंक्शन को कॉल कर लिया तो इसका जो वैल्यू है वो रिटर्न हो गया, आपको मिल गई। तो अगर समझे तो मान लो कि आपने यूजर ने क्या नंबर ऐड किया, एंटर किया उसने किया एंटर किया उसने 8, तो उसकी आईडी आ गई। फिर उसके बाद उसने पैरामीटर वैल्यू डाली 8 तो उसमें क्या आ गया, सेम आईडी लिखकर आ गई, यानी कि जो आपकी नंबर ये तो यूजर ने एंटर किया पर आपको तो उसकी आईडी खुद से चाहिए थी ना, तो फिर वो एंटर हो गया, आपको मिल गई। फिर उसके बाद इंक्रीज जब हुआ उसको 5 से तो 8 + 5 क्या हो जाएगा 13, तो उसकी नई आईडी भी यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंट होकर आपको आपके प्रोग्राम से मिल गई। तो इस तरह से क्या हुआ, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगर बात करें यहाँ पे इस प्रोग्राम की, तो ये भी आप इसमें आपको मीन कैलकुलेट करना है तो इसको आप क्या कर सकते हो खुद बेहतर अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि मैंने आपको 2 समझाए तो आप इसे क्या करोगे, खुद से समझोगे। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ये सारे प्रोग्राम आपको क्या करूंगी और खुद से भी आपको एक बार रन करके दिखाऊंगी। तो एक बार बस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पाइथन में भी दोबारा से रन करके मैं दिखा दूंगी। तो अब पढ़ते हैं स्ट्रिंग एज पैरामीटर। अगर आप अभी तक देखें तो अभी तक हम क्या पास कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही पास कर रहे थे, कोई नंबर, कोई इंटीजर टाइप, कोई फ्लोट, कुछ भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज कर रहे थे। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है, फंक्शंस में हम स्ट्रिंग का भी तो यूज कर सकते हैं, हमारे पैरामीटर में स्ट्रिंग भी तो जा सकती है। तो हम स्ट्रिंग का यूज किस तरह से करेंगे, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें क्या आर्गुमेंट पास करना है, हमें उसमें जो नाम है एक फुल नेम हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये दोनों मिलेंगे, फिर उसका फुल नेम हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो उसे किस तरह से करेंगे, तो फंक्शन डिफाइन करेंगे और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे फुल नेम, डेफ फुल नेम, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमें पैरामीटर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, फुल नेम क्या होगा, फुल नेम होगा फर्स्ट प्लस बीच में थोड़ी सी स्पेस, व्हाइट स्पेस प्लस लास्ट। तो ये हमने फुल नेम के अंदर डेटा जो है वो स्टोर करा लिया। फिर उसके बाद प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हेलो फुल नेम, तो हमने ये प्रिंट कराया। पर अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम में वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी ना, तो फर्स्ट क्या होगा, इनपुट एंटर फर्स्ट नेम, लास्ट क्या होगा, इनपुट एंटर लास्ट नेम। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन का नाम क्या था, फुल नेम फर्स्ट एंड लास्ट, तो इससे फंक्शन कॉल हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम एंटर किया ज्ञान, तो यहाँ पे फुल नेम के अंदर फर्स्ट के अंदर क्या आया होगा, ज्ञान आया होगा। फिर लास्ट नेम क्या है, वर्धन, तो स्पेस छोड़ के लास्ट में क्या आया होगा, वर्धन। और जब इसे प्रिंट कराया होगा तो प्रिंट में क्या आया होगा, हेलो ज्ञान वर्धन, ये प्रिंट होकर हमें मिल गया होगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से जो स्ट्रिंग हम पास करते हैं तो वो किस तरह से काम करती है। तो ये वैल्यूज तो हमने दी थी, ज्ञान वर्धन, ये हमने वैल्यू दी थी। पर मान लो कि अगर हम कोई वैल्यू देते ही ना तो क्या होता, तो आती फिर डिफॉल्ट वैल्यू, पर डिफॉल्ट वैल्यू हमें पहले से ही देनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और उसमें मैं जैसे मान लो मैं स्टूडेंट्स के नाम लिख रही हूँ और मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहती हूँ, और मैंने मेरे पास 50 स्टूडेंट थे, मैंने उनमें से
48 बच्चों की लिख दिया, 2 बच्चों के रह गए। तो अब जब मैंने उन 2 बच्चों को छूट गया तो मान लो मैंने प्रोग्राम में सेटिंग कर रखी थी कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ एम्प्टी हो, वहाँ पे कुछ ना लिखा हो, तो आप क्या कर दो, डिफॉल्ट डेट वहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इस तरह से डिफॉल्ट पैरामीटर काम करते हैं कि अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वहाँ पे हम कुछ एरर नहीं लाएंगे, हम वहाँ पे खुद से जो कंप्यूटर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेव है उसको क्या कर देंगे, वहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो अब डिफॉल्ट पैरामीटर का भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि किस तरह से काम करता है। तो मान लो यहाँ पे प्रोग्राम दिया है जिसमें आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद उनका डिवीजन परफॉर्म करके क्या करोगे, आंसर जनरेट करोगे। तो आंसर आपका अगर होल नंबर में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसमें आप क्या करोगे, प्रॉपर आंसर हमें लाकर दिखाओगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, आपका जो क्वेश्चन होता है वो साइड में लिखा हुआ होता है और जो रिमाइंडर है वो ऊपर न्यूमरेटर की जगह पे, और जो आपका डिनोमिनेटर में आपका जो डिवाइजर होता है वो लिखा हुआ होता है। तो अब इसको भी क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। अब अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू, एक मिनट, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, यानी कि अगर आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या समझ लेंगे, 1 समझ लेंगे और उसके बाद आपका डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, डेफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि आंसर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आना है, होल नंबर आ गया तो ठीक, पर अदरवाइज हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। तो डिफाइन करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो डेफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको वैल्यू क्या चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 1। फिर कॉलन लगा के क्या करेंगे, इंडेंटेशन आ जाएगा। फिर रिमाइंडर हमें चेक करना है कि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा या नहीं। तो रिमाइंडर क्या होगा, न्यूमरेटर परसेंटेज डिनोमिनेटर, परसेंटेज क्या करता है हमें, रिमाइंडर जो है वो हमें रिटर्न करता है। फिर उसके बाद चेक करेंगे इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बन सकती है। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जैसे मान लो कि 2 से अगर मैंने 4 को डिवाइड किया, 4 अंदर है 2 यहाँ है, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, अब डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्वेश्चन 2 मिल रहा है, यानी कि ये पूरा एक होल नंबर है। पर अगर मान लो कि यहाँ पे 4 की जगह क्या लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 43, तो हम क्या करते हैं, 43 भी छोड़ो, अगर मैंने 13 लिख दिया और 2 6 12 कर दिया और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1, तो देखो रिमाइंडर अगर बच रहा है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट ले लेंगे, यानी कि फिर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, जो मेरा क्वोशिएंट है वो अब आपका ऊपर रिमाइंडर, नीचे जो आपका डिवाइजर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए क्वोशिएंट क्या होगा, अभी तो हमने रिमाइंडर निकालना है, क्वोशिएंट निकालने के हम क्या करते हैं, सिंपल डिवीजन का यूज करते हैं। तो क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंट नम बाय डिनो, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो क्वोशिएंट की वैल्यू जो है वो क्वोशिएंट के अंदर सेव हो जाएगी। फिर प्रिंट करेंगे द मिक्स्ड फ्रैक्शन इज क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। ये तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। एल्स अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, तो क्या प्रिंट कराएंगे, द गिवन फ्रैक्शन इवैल्यूएट्स टू अ होल नंबर। तो इस तरह से क्या होगा, आपका फंक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज एंटर कराओगे। सो इंट इनपुट एंटर द न्यूमरेटर, इंट इनपुट एंटर द डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद प्रिंट करा लोगे क्या, यू एंटर नम बाय डिनो, यानी कि जो आपने वैल्यू एंटर करी, अगर आपका नम क्या है, ग्रेटर है डिनो से, तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर लिख करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको उसको फंक्शन को कॉल कर लोगे, जैसे यहाँ पे हमने किया। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है और आप उसको डिवाइड करके उसका आंसर लिख दोगे। तो उसका एग्जांपल दे रखा है कि न्यूमरेटर मान लो 17 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो जैसे ही आपने इसे डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। आंसर क्या आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। इस तरह से क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम देख लेते हैं अपना जो ये तो हमारा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट पैरामीटर में आपने वैल्यूज कैसे डाली, जैसे इसमें था कि आपने डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या लिया था, आपने डिनोमिनेटर 1 लिया था। तो उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल्स भी आपके लिए कंसीडर कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि डेफ इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया और कैल्क इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे रखी है, 1000 रुपए, और रेट और टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे रखी है, 5, यानी कि 5 दे रखी है, रेट 5% का, टाइम भी 5 साल का। उसी के साथ अगर आप इस तरह से करोगे, और इसका एक दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर दोबारा देखें तो डेफ कैल्क इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट और प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है डिफॉल्ट पैरामीटर, और साथ में टाइम की वैल्यू भी दे रखी है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो जब भी आपको डिफॉल्ट पैरामीटर डालने होता है तो आप क्या करते हो, जो पैरामीटर आपने फंक्शन डिफाइन करने के साथ में डाले हैं उसके साथ ही उसकी वैल्यू क्या करते हो, वहाँ पे डिफाइन कर दो, जैसे यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है। तो इस तरह
से क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपने फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू की, तो फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उन्हें भी समझेंगे। तो फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू क्या है कि फंक्शन जैसे हमने कोई फंक्शन को डिफाइन किया, मान लो कि सबसे पहले तो हम लोग डेफ लिखेंगे, डेफ लिखने के बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर पैरामीटर्स डालेंगे और उस फंक्शन को कोड में क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो उसके बाद जब हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया तो हम लास्ट में क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि वो वैल्यू को क्या कर सके, रिटर्न कर सके अपने वैल्यू। जैसे अब हमने फंक्शन डिफाइन करा, पर जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे, जब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा, जब तक वो फंक्शन एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो इसलिए एट द एंड हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमें उसे कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन यहाँ पे किस तरह से फिर काम करेगा, इसे रेज कर लेते हैं पहले और फिर बात करते हैं कि फंक्शन किस तरह से काम करेगा। सो फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू व्हेन कॉल्ड, यानी कि अब जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और उसके बाद हमने उसको रिटर्न किया यानी कि कॉल किया, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो हमें रिटर्न जनरेट करे। अगर रिटर्न नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमें नन भी रिटर्न कर सकता है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है तो इस तरह से वो नन भी रिटर्न कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो क्या करे, हमें एक वैल्यू जो है रिटर्न करके दे। सो द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। पर मान लो जैसे हमने एक फंक्शन लिखा, उसको कॉल किया, तो अब कॉल करने के बाद ही जरूरी नहीं है कि वो एक वैल्यू रिटर्न करे, पर जब भी हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट ही आप यूज कर रहे हो, तब क्या होगा, तब कंपलसरी है कि आपका फंक्शन आपके लिए वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब ये आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से रिटर्न का यूज करना है, किस तरह से फंक्शन को कॉल करना है। तो उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक यूजर डिफाइंड प्रोग्राम है, जिसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी हमारा एक बेस है जिसकी एक्सपोनेंशियल पावर को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि m टू द पावर n अगर हमने लिख दिया, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो ये चीज हमें यहाँ पे बतानी है। तो क्या करते हैं, इसे इरेज करते हैं, फटाफट से अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डेफ लिखेंगे कैल्क पावर, यानी कि पावर को कैलकुलेट करने के लिए उसका नाम हमने क्या दिया, कैल्क पावर। उसके बाद क्या करा हमने, अब हमें नंबर में क्या चाहिए, एक तो हमें बेस नंबर चाहिए तो नंबर, और उसकी पावर चाहिए तो हमने पावर लिख दिया। ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। कॉलन लगा के हमने क्या किया, इंडेंटेशन देने के लिए काम किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसे इरेज करते हैं। देखो अगर एक मिनट बस, अगर कोई भी नंबर है जैसे 2 टू द पावर 0 कर दिया, तो एट द एंड उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मान लो कि a टू द पावर b है या m टू द पावर n है, तो आपने देखा होगा कि अगर हमारा n क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि अगर नंबर जो भी है उसकी पावर अगर 0 हो जाए, तो लास्ट रिजल्ट हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसलिए अभी हमने रिजल्ट क्या कर रखा है, 1 यहाँ पे कर रखा है। फॉर i इन रेंज 1 पावर प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमें रेंज चाहिए, जैसे मान लो हमने कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैंने अगर मैंने 9 लिख दिया, तो हमारी रेंज सिर्फ 0 से लेकर 8 तक ही जाएगी। पर हमें अगर 9 तक जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा ताकि हम उस नंबर तक जा सकें। तो इसलिए हमने फॉर रेंज में क्या कर दिया, फॉर i इन रेंज 1 पावर प्लस 1 यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद रिजल्ट में हमने क्या सेव करा है, रिजल्ट इनटू नंबर, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट है जैसे कि 1 है, तो अब इसके साथ आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई अगर आपने नंबर ले लिया 2, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका जो नंबर है वो 2 से यहाँ पे डिफाइन होकर आ जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है जैसे 5 और 4 का, तो वो भी आपको पढ़ के बता दूंगी तो बेहतर समझ आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें रिटर्न करना है रिजल्ट को। अब रिटर्न जब हम रिजल्ट कराएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया, यानी कि अब जो भी आंसर है वो हमें रिटर्न होकर मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि वैल्यू हमें मिलेगी ही मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले बेस और एक्सपोनेंट की हमने क्या करे, यूजर से इनपुट करा लिया, तो इंटीजर वैल्यू ली और एंटर करा ली वैल्यूज। उसके बाद हमने क्या किया, आंसर के अंदर सेव कराया, क्या आंसर के हमने सेव कराया अपना जो फंक्शन डिफाइन किया था, वो फंक्शन डिफाइन किया तो उसे कॉल करना पड़ेगा, तो हमने आंसर के अंदर क्या किया, उसे कॉल कर लिया, कैल्क पावर बेस और एक्सपोनेंट, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल करा इसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे बेस रेज टू द पावर एक्सपो इज जो भी आंसर है वो। जैसे मान लो कि आपने वैल्यू क्या ले ली, आपने बेस वैल्यू ले ली 5, तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, 5 आ गया होगा। उसके बाद आपने क्या ले ली, जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो क्या हो गई, 4 ले ली। तो अब 5 रेज टू द पावर 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 625 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से आपका जो पावर है, जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पावर है वो एक्सपोनेंशियल के साथ, यानी कि जो बेस है वो एक्सपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। पर अगर आपने जैसे यहाँ पे अगर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं किया होता तो आपको रिटर्न नहीं मिलता, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, स्टेटमेंट को रिटर्न करवाना पड़ता है, तो इसलिए काम आता है। अब यहाँ पर हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी पढ़ लेंगे। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बिल्कुल इसके नाम की तरह ही है कि जैसे अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखी, अपना कोई फंक्शन हमने क्या किया, डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद हमने कोई कोड लिखा, तो उसको किस तरह से एक फ्लो में हमें कंटिन्यू करना है, तो वो हमारा क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट इज प्रोग्राम्ड एंड एग्जीक्यूटेड, यानी कि किस ऑर्डर में हमारा जो फंक्शन है, जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन की गई है और किस तरह से उसे हम एग्जीक्यूट करें। जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा, अब उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जा रहा है वो
हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। सो द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, जैसे आपने एक फंक्शन डिफाइन करा, फिर उसके बाद इंडेंटेशन दिया और आपने अपना कोड आगे लिखना शुरू किया, तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो एक एक लाइन से ही पढ़ता रहता है और फिर उसे कंटिन्यू करता रहता है। यानी कि ऐसा कह सकता है कि पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, पाइथन का इंटरप्रेटर ऐसा बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे पहली लाइन से ही शुरू कर देता है कि उसे किस तरह से अपना जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करनी है, एक फंक्शन को किस तरह से फ्लो करवाना है, किसी भी कोड को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, व्हेन द इंटरप्रेटर एनकाउंटर द फंक्शन डेफिनेशन द स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल द फंक्शन इज कॉल्ड। जैसा मैंने आपसे कहा कि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को पढ़ना शुरू करता है। तो सबसे पहले क्या है उसने देखा, सबसे पहले उसने देखा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफ लिखा हुआ है। तो इंटरप्रेटर इतना पढ़ते ही समझ जाता है कि ये क्या है, एक फंक्शन है। तो ये पढ़ने के बाद हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इस कोड को नहीं पढ़ पाए, यानी कि ऐसा कह सकता है कि वो स्किप कर देता है, वो सीधा उस पार्ट में जाता है जहां पे उस फंक्शन को कॉल कर रखा है। अगर उस फंक्शन को कॉल कर रखा है तो फिर वो क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जो कोड है उसे रीड करेगा और फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। पर अगर हमने इस फंक्शन को कहीं पर कॉल नहीं कर रखा, मान लो मैंने कॉल नहीं कर रखा है, तो क्या होगा, जब कॉल नहीं कर रखा तो अब यहाँ पे उसे मिला ही नहीं कॉलिंग के लिए। अगर हमें फंक्शन कॉल करने के लिए मिला ही नहीं तो फिर हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो इसको आगे पढ़ेगा ही नहीं तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसे कॉल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन डिफाइन हो गया पर कॉल नहीं हुआ तो फंक्शन बेकार है आपका, तो इसलिए कॉलिंग का जो है हमारा इंटरप्रेटर इंतजार करता है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द लो ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग फंक्शन। शायद यहाँ पे फ्लो लिखना चाहते हैं पर इनसे हो गया, पर देखो हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि हेलो पाइथन, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया तो डेफ हेलो पाइथन, और फिर उसके बाद प्रिंट करा दिया प्रिंट आई लव प्रोग्रामिंग। तो इसके बाद जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे या जब इसे रन करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हेलो पाइथन लिख कर आएगा और फिर क्या लिख के आएगा, नेम एरर लिख कर आएगी, नेम हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, पर अब आप देखो तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को डिफाइन करा था। आप जरूरी नहीं है कि अगर आपने फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर दिया तो नीचे ही कॉल करोगे। अगर आपने फंक्शन को ऊपर कॉल कर रखा है, नीचे डिफाइन करा है तो वो भी चलेगा, उससे भी कोई परेशानी नहीं है। तो जैसा आपने यहाँ पे डिफाइन किया तो उसके साथ ही आपको जो है आपका प्रोग्राम हो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाँ फंक्शन कॉल हुआ तो उसका यहाँ पे नाम भी आया। पर अब दूसरी चीज भी है कि यहाँ पे एक एरर भी देखने को मिली कि फंक्शन नॉट डिफाइंड इज प्रोड्यूस्ड इवन दो द फंक्शन हैज बीन डिफाइंड। व्हेन अ फंक्शन कॉल इज एनकाउंटर्ड द कंट्रोल हैज टू जंप टू द फंक्शन डेफिनेशन एंड एग्जीक्यूटेड इन अबव प्रोग्राम सिंस द फंक्शन कॉल प्रीसीड द फंक्शन डेफिनेशन द इंटरप्रेटर डज नॉट फाइंड द फंक्शन डिफाइंड एंड हेंस एन एरर इज रेज्ड। यानी कि जैसे इसने कहा कि जैसे यहाँ पे क्या है, इन्होंने फंक्शंस को तो हमने देखो डिफाइन कर रखा है, हेलो पाइथन को यहाँ पे हमने डिफाइन किया, पर फिर भी एरर में क्या आया कि हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइंड। पर ऐसा क्यों आया, वो इसलिए आया कि फंक्शन भले ही हमने क्या कर रखा था, डिफाइन कर रखा था, पर जब हमारे इंटरप्रेटर ने क्या किया, एक एक करके रीड करना शुरू किया तो उसने वहां पे एनकाउंटर किया कि उसका कंट्रोल क्या है, वो तो जहां वो डिफाइन पड़ेगा और उसके बाद नीचे जाके पड़ेगा ना। तो उसे यहाँ पे देखने को मिला कि जहां पे उसने डिफाइन किया उसके बाद उसे यहाँ पे कोई भी कंट्रोल ऐसा देखने को मिला नहीं, उसको ऐसी कोई भी डेफिनेशन एग्जीक्यूशन के लिए उसे मिली नहीं। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे एक हेलो पाइथन का एक एरर यहाँ पे क्रिएट होकर आया, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं मिला, बेशक हमने क्या कर रखा था, ऊपर उसे एग्जीक्यूट कर रखा था। तो यही एक प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि हमने क्या किया, पहले डिफाइन किया डेफ ग्रीटिंग्स और फिर नाम दे दिया, तो ये फंक्शन का क्या हो गया, हेडर हो गया। फिर उसके बाद हमने लिखा प्रिंट हेलो प्लस नेम, फिर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया जैसे कि ग्रीटिंग जॉन्स और प्रिंट करा दिया थैंक्स। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है इजीली रन होता है कि हमने पहले क्या किया, पहले रन किया, पहले डिफाइन किया, फिर प्रिंट करवा लिया, फिर उस फंक्शन को कॉल किया, जो नाम था उससे कॉल किया, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कराई। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा इंटरप्रेटर है वो एक ही फ्लो में चल रहा है, तो उसे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसे फंक्शन डिफाइन होकर नहीं मिला, ऐसा कुछ उसे देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है जिसमें हमें क्या करना है, एक एरिया और पैरामीटर यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल के फाइंड करने हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो एरिया और रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होनी चाहिए अपने रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो एरिया और पैरामीटर है वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए तो डिफाइन करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है कैल्क एरिया पेरी, यानी कि एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने फंक्शन को नाम दे दिया। अब उसके बाद हमने पैरामीटर्स क्या दिए हैं, इसमें लेंथ और ब्रेथ के पैरामीटर्स दिए हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ,
और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिए, यानी कि जो फंक्शन डिफाइन किया था उसमें एरिया और पैरामीटर दोनों लिख दिए। उसके बाद हमने यूजर से क्या किया, वैल्यूज ले ली। जो लेंथ की वैल्यू है वो हमने फ्लोट में ले ली, इनपुट करा लिया यूजर से, और जो ब्रेथ की वैल्यू थी वो भी हमने क्या करी, अपने जो रेक्टेंगल की थी वो यूजर से इनपुट करा ली। उसके बाद क्या किया, दोनों की वैल्यूज को सेव कराया एरिया और पैरामीटर में रिस्पेक्टिवली, यानी कि एरिया और पैरामीटर दोनों हमारा किसके अंदर डिफाइन है, हमारे कैल्क एरिया पेरी में। तो हमने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया कैल्क एरिया पेरी, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज जो पैरामीटर था वो डाला, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ। तो उसके बाद हमारे यूजर ने क्या करा, वैल्यू एंटर करी, लेंथ डाल दी 45, ब्रेथ डाल दी 66। तो हमारा जो एरिया है हमने फ्लोट डाला था, इसलिए वो क्या है, फ्लोट टाइप में आया है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके आ गया और पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करके हमें देखने को मिला। तो इस तरह से हमारे जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। तो आप समझ में आया होगा। अब ये एक और एग्जांपल दे रखा है, इसमें हमने क्या करा है, ट्रैफिक लाइट जो होती है जिसमें 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पे उन 3 लाइटों का ही क्या दे रखा है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हमें कहा है कि हमें ट्रैफिक लाइट बनानी है, उसका प्रोग्राम रन करना है ताकि हम समझ सके कि कब रुकना है, कब हमें वेट करना है और कब हमें जाना है। तो उसका हमें क्या कर रखा है, प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर अपने फंक्शन का नाम देंगे, फंक्शन का नाम है ट्रैफिक लाइट, फिर इंडेंटेशन देने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनपुट हमें चाहिए वो ले लेंगे। तो सिग्नल है, इनपुट करेंगे कि एंटर द कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट। अब हमें कैसे पता चलेगा, जैसे पहले पे क्या हो गया रेड, दूसरे पे क्या होगा येलो, तीसरे पे क्या होगा ग्रीन। तो इस तरह से अगर आपको बताना है, अगर आप जो भी नंबर डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम बता देगा कि आपको रुकना है, वेट करना है या फिर आपको चले जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी, वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। अगर अब यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन आएगी जो हमने पढ़ रखी है, तो इफ अगर सिग्नल नॉट इन रेड, येलो और ग्रीन प्लीज प्रिंट, यानी कि हमें प्रिंट क्या करना है, प्लीज एंटर अ वैलिड ट्रैफिक लाइट। यानी कि अगर क्या हो, अब ये इफ वाले ये जो कंडीशन है आप लास्ट में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कलर ऊपर नीचे रख सकते हो। तो आपने सिग्नल का इनपुट कराया। अब मान लो कि अगर आपने रेड, येलो और ग्रीन में से कोई और कलर डाल दिया, मान लो आपने ब्लू कलर डाल दिया, तो आप क्या करोगे, आप प्रिंट कराओगे कि प्लीज एंटर वैलिड ट्रैफिक लाइट कलर। यानी कि आप क्या करो, जो वैलिड ट्रैफिक लाइट कलर है, यानी कि रेड, येलो, ग्रीन में से ही कोई एक कलर डालो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एल्स वाली कंडीशन लगाओगे कि वैल्यू इज इक्वल टू लाइट सिग्नल। यानी कि अब आपने क्या किया, पहले तो आपने फंक्शन को जो है वहां पे आपने कॉल कर लिया, यानी कि फंक्शन कॉल टू द लाइट, यानी कि आपको जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल था वो आपने यहाँ पे कॉल किया। उसके बाद इफ वैल्यू इक्वल्स टू 0, यानी कि इन्होंने क्या किया, रेड कलर को क्या वैल्यू दी है 0, येलो कलर को क्या वैल्यू दी है 1 और ग्रीन कलर को क्या वैल्यू दी है 2। तो अगर हमारा सिग्नल क्या है, वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 है तो हमें क्या होना है, हमें स्टॉप होगा, तो हम रुक जाएंगे। उसके बाद क्या दे रहा है, और फिर प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे स्टॉप योर लाइफ इज प्रीशियस। एलिफ, इसके बाद हम क्या, कौन सी कंडीशन लगाते हैं, एलिफ लगाते हैं। एलिफ में अगर हमारी वैल्यू 1 के बराबर है, अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे प्लीज गो स्लो, यानी कि येलो वाली लाइट आ गई है, आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो, और आपको क्या करना है, धीरे धीरे चलना है। एल्स, अब लास्ट कंडीशन है तो इसमें क्या करेंगे, एल्स हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, एल्स का मतलब ना तो रेड है ना येलो, तो हम सीधा सीधा प्रिंट करा देंगे कि गो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रीन लाइट आ गई है तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो, और आपने जो पेशेंस दिखाया है उसके लिए आपका शुक्रिया। तो ये आप क्या कराओगे, प्रिंट कराओगे। तो ये आपने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया, इफ एल्स की कंडीशन लगाई और फिर वहां पे रिटर्न करा दी वैल्यू। अब फंक्शन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप चाहो तो दूसरा मेथड भी है, जैसे इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया कि डेफ लाइट कलर, जो आपने फंक्शन डिफाइन किया, अपने लाइट का कलर उसका नाम दे दिया। इफ कंडीशन लगाओगे ज्यादा, जैसे हमने ऊपर इतना सब ये सब बखान कर रखा है कि ये अगर ऐसा हो जाए तो वैसा करो, ये सब ना करो, तो ऐसा भी कर सकते हो कि सीधा क्या करो, कलर की वैल्यू डाल दो। इफ कलर इक्वल्स टू रेड, क्या करो, रिटर्न करो 0, यानी कि आप क्या कर सकते हो, सीधा आंसर भी दे सकते हो कि रिटर्न करो 0। एलिफ, कलर अगर हमारा येलो है तो आप रिटर्न करो 1 की वैल्यू, जो हमने देखा ना कि अगर 0 के बराबर है यानी कि रेड है तो आपको रुकना है, 1 के बराबर है यानी कि येलो है, आपको जाने के लिए धीरे धीरे शुरू करना है, और अगर 2 है तो आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ग्रीन कलर है। तो उसी तरह इन्होंने यहाँ पे क्या करी, वैल्यू को रिटर्न किया है कि 0 आएगी वैल्यू, 1 आएगी या 2 आएगी, और लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, रिटर्न होगी 2, यानी कि ग्रीन कलर है। तो इससे आपकी जो ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पे अपने फंक्शन हो गया, कॉल किया और लास्ट में प्रिंट करा दिया स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो इससे आपका क्या हुआ, फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया और आपने अपना जो फंक्शन था डिफाइन करके कॉल कर दिया, तो आपका जो यहाँ प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो आई होप समझ में आया किस तरह से जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। अब इन्हीं प्रोग्राम के साथ में आप क्या करते हो, अलग अलग आप यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हो, जिसमें आप एक ग्लोबल लेवल पे भी स्कोप है और एक लोकल लेवल पे भी स्कोप है। ये जो स्कोप ऑफ वेरिएबल है अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।